हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 1 फरवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 क्रमागत विषम संख्या का योग दे रखा है 160, तो इसका एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर है। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी सीरीज का एवरेज हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है, तो बीच में आ जाएगा 40। अब यहाँ पर देखिए विषम संख्या दे रखा है, लेकिन 40 जो है सम संख्या है। कोई बात नहीं है, विषम संख्या इसके बाद वाला इसके पहले वाला होगा, यानी कि 40 के बाद वाला विषम कौन सा है, 41, और इससे पहले वाला 39। ठीक है, तो यहाँ पर 40 को छोड़िए, यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्राप्त हो चुका है। इससे एक आगे जाएंगे यानी कि 43 हो जाएगा अगला विषम, और इससे पहले वाला विषम कौन सा होगा, 37। तो ये 4 लगातार विषम संख्या यहाँ पर निकल चुका है, 37, 39, 41 और 43। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी कौन सा है, 37। तो 37 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछता तो क्या हो जाता, 43। ठीक है, आगे बढ़ता। त्रिभुज के 3 शीर्ष है, तीनों का निर्देशांक दे रखा है। पूछ रहा है कि ये कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, तो एक यहाँ पर डायग्राम हम लोग त्रिभुज का बना लेते हैं। ये ए है, इसका निर्देशांक क्या है, 1 2। ये बी है, इसका निर्देशांक क्या है, 3 4 है। और ये है सी, इसका निर्देशांक है 4 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिभुज को जानने के लिए कि ये त्रिभुज समबाहु है या समद्विबाहु है, जो भी है, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, भुजा का जो है लंबाई चाहिए। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हम लोग भुजा का लंबाई निकालेंगे। तो पहले ए बी निकालना होगा, तो ए बी निकालते हैं, कितना है। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लोग लगाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर देखिए एक्स वाला है तो इन दोनों का अंतर लीजिए, 3 और 1 का अंतर 2, 2 का स्क्वायर करिए 4। फिर उसी तरह से y वाला भी 4 और 2 का अंतर 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। रूट के अंदर कितना आ गया, 8। ए बी का लंबाई निकल चुका है। अब इसी तरह से बी सी का भी निकालेंगे। तो यहाँ पर अंतर लीजिए, 3 और 4 का अंतर 1, तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर देंगे 1 प्लस, यहाँ पर फिर y वाला का देखिए 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 और 1 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट के अंदर यहाँ पर कितना आएगा, 9 + 1 10। उसी तरह से सी ए भी निकाल लेंगे। तो सी ए कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 1 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर देंगे यहाँ पर 9 प्लस, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, अंतर लेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 9 1 10, रूट के अंदर आ गया 10। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसका 2 भुजा जो है बराबर है, ये दोनों। ठीक है, बी सी सी ए, जब 2 भुजा बराबर है त्रिभुज का तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 15 आदमी 30 दिन में, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना होगा, 15 × 30। ठीक है, अब इस टोटल वर्क को 20 आदमी मिलकर करना है, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 20 से इसको डिवाइड कर दें, 0 0 तो कटेगा ही, 15 या 45/2, यानी कि ये 22.5 दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये 9 जो है क्या है, ये आय है, और व्यय क्या है, 5 है। तो आय में जब व्यय माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, बचत, यानी कि 9 - 5 4 हो गया इसका क्या, बचत। अब उसका आय दे रखा है कितना, 27,000, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा ये 27,000। तो ये कितना गुना होगा, 9 से 27,000 को डिवाइड करेंगे तो 3000 आएगा। बचत निकालना है तो बचत यहाँ पर कितना निकाला हम लोग, 4 यूनिट, तो 4 का भी 3000 गुना करेंगे तो 4 × 12,000 इसका बचत निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 रुपया में बेच दिया, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे सवाल में हमेशा क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, क्रय मूल्य जो है लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो अगर हम लोग पहला ऑप्शन को क्रय मूल्य माने, यानी कॉस्ट प्राइस 90 रुपया अगर माने, तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 90% ही हो जाएगा। तो इसके आधार पे इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, क्रय मूल्य यानी कि 90 प्लस लाभ, लाभ कितना होगा, 90 का 90%, यानी कि ये हो जाएगा 81 रुपया। दोनों को जोड़िए,
ये आ जाएगा 171, जो कि सवाल में भी ये कितना दे रखा है 171, दोनों बराबर हुआ। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो माने हैं हम लोग वही, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगर यहाँ पर ये नहीं होता बराबर तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। और इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है x है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट भी क्या होगा x% ही होगा। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य को हम लोग बराबर करेंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस देखिए x है, तो प्रॉफिट हो रहा है x%, तो इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस x बटा 100 करके, ठीक है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि 20% प्रॉफिट है तो हम लोग लिखते हैं ना 120% या फिर 120 बटा 100, उसी तरह से यहाँ पर x का प्रॉफिट है तो 100 प्लस x कर दिए, इसको 171 के बराबर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 100x हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 17,100, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 17,100 आएगा, इस तरफ बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ बीच वाला पद को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद 100 हो जाए और गुना करने के बाद इतना हो जाए, तो इसको आप तोड़ सकते हैं कितना में, 190 माइनस 90 में। तो 190 में 90 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, गुना करने के बाद इतना हो जाएगा। तो आंसर ये नहीं होता, इसका हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 190, और ये माइनस 90 है तो ये प्लस में 90 लिखेंगे, ठीक है। तो ये माइनस वाला तो आंसर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस वाला 90, तो 90 ही इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये समांतर श्रेणी है, इसका 50वां पद क्या होगा, ठीक है। तो n टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a हमारा हो गया 3 प्लस n माइनस 1, 50वां कह रहा है तो n ये होगा 50, 50 में एक माइनस करेंगे तो 49 आएगा, गुना कॉमन डिफरेंस कितना का है, 5 का है, तो 5 से यहाँ पर गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 49 पंचे 250 में 5 माइनस करेंगे तो 245 प्लस 3 248, इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर टोटल कितने सिरों की संख्या है, 42, इसका मतलब मुर्गियां और बकरियां दोनों मिला के टोटल नंबर कितना है, 42 है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं 42 का 42 यहाँ पर क्या है, मुर्गियां है। जब 42 का 42 मुर्गियां है तो टोटल पैर यहाँ पर कितना होगा, एक मुर्गी को 2 पैर होता है, तो 42 मुर्गी को 42 गुना 2 यानी कि 84 पैर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सवाल में 138 पैर दे रखा है, तो यहाँ पर कितना अधिक हो रहा है, अगर डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और 5 यानी कि 54 पैर अधिक हो रहा है। ये किस वजह से आ रहा है, ये बकरियों को भी हम लोग मुर्गियां यहाँ पर काउंट किए हैं, ठीक है, 2 पैर वाला काउंट किए हैं, तो ये 54 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये जो 54 है अधिक, ये किसके लिए है, बकरी के लिए है, और बकरी का 2 पैर ही छूटा हुआ है क्योंकि 2 पैर यहाँ पर हम लोग काउंट कर लिए हैं। तो 54 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बकरियों का संख्या निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27, यानी कि 27 इसमें क्या है, बकरी है। अब यहाँ टोटल है 42 जिसमें कि 27 हो गया बकरी, तो इसमें मुर्गी कितना बचा, 42 में 27 माइनस करेंगे तो 15, यानी बकरियों की संख्या कितना है, 15, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एबीसी कोई त्रिभुज है, पीआई और सीआई कोण एबीसी और कोण एसीबी के कोण समद्विभाजक हैं, कोण बीएसी 45 डिग्री है, तो कोण बीआईसी के माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। अब यहाँ पर कह रहा है बी आई और सी आई ए बी सी ए सी बी के कौन समद्विभाजक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु आई है, ठीक है, इसमें कि बी आई क्या है, कौन समद्विभाजक है, और सी आई भी क्या है, कौन समद्विभाजक है, और बी ए सी ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, तो बी आई सी ये वाला एंगल पूछ रहा, मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा, देखिए जब कौन समद्विभाजक के बारे में पूछे तो हो जाता है 90 प्लस ये ऊपर वाला कोण का हाफ यानी कि 45/2, तो 90 में 45/2 यानी कि 22.5 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 और 8.2 सेंटीमीटर है। साधारण सा है, क्या होता है, 1/2 गुना d1 गुना d2, यानी पहला विकर्ण 10 है, दूसरा कितना है 8.2, तो यहाँ पर कटा दीजिए, 8 2 से 5 बार में ये कट जाएगा, 8 पंजे 40 एक 41 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत आयु 17 वर्ष हो जाता है, प्रोफेसर की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 36 लड़के प्लस प्रोफेसर का आयु कितना है, यह है 18 वर्ष, और उसके जाने से क्या हो गया है, 36 लड़के ही सिर्फ बचे हैं और उसका आयु हो गया 17 वर्ष। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि प्रोफेसर के छोड़ के जाने से क्या हुआ है,
प्रोफेसर अगर जाएगा तो एवरेज के बराबर एज तो ले ही जाएगा, यानी कि 18 वर्ष तो ले ही जाएगा, और साथ में ले क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए 36 लड़का का औसत आयु यहाँ पर 1 वर्ष कम हो गया, पहले 18 था अब 17 हो गया है, ठीक है। तो यानी कि 36 लड़का का 1 वर्ष कम हुआ है, टोटल कितना का कमी हुआ, 36 का। इसका मतलब प्रोफेसर जो है 36 वर्ष अधिक आयु का था, तो 18 + 36 हो जाएगा प्रोफेसर का टोटल आयु। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 साल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज में कोणों का कुल योग क्या होता है, 180 होता है, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हल करना है, सिंपल सा है। 1521 का वर्गमूल 39 आ जाएगा, और 1849 का वर्गमूल कितना आएगा, 43। तो 39/43 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3, 7, 8 है और उनके वर्गों का योगफल 7808 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको x के रूप में मानना पड़ेगा, तो 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 8x। अब यहाँ पर इनके वर्गों का योगफल दे रखा है, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 7x का स्क्वायर करेंगे तो ये 49x स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह ये हो जाएगा कितना, 64x स्क्वायर। सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 9 4 13, 13 9 22, बचा 2, 6 2 8 4 12, यानी कि 122x स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब ये जो योग है आप इसके बराबर कर दीजिए, 7808। ठीक है, अब यहाँ पर इससे इसको कटाना है, तो 122 से ये कट जाएगा कितना बार में, देखिए 122 से कटाएंगे 12 6 के 72, यानी कि 6 बार में कितना हो जाएगा, 720 + 12 यानी कि 732। तो 32 माइनस करेंगे तो 48 पर 8 यानी कि 488। तो इससे ये फिर कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 64 का वर्गमूल 8। क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या कौन सा है, 3x। तो 3x का वैल्यू रखिए, यहाँ पर x का रखेंगे तो 8 × 24 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। ए ने एक बैंक में 8000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। बी ने 6000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की। 3 वर्षों के बाद उनकी ब्याज राशि के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ब्याज निकाल के अंतर ले लेंगे। देखिए 8% का रेट है, 3 वर्ष का समय, तो 8 × 24% मिलेगा। तो ए का जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, ए का ब्याज हो जाएगा 8000 का 24%। तो यहाँ से कटा देंगे, 24 8 192 और उस पर 1 0 यानी 1920 आया। अब बी का निकाल लेते हैं। बी का मूलधन कितना है, 6000 है, और इसको कितना ब्याज मिलेगा, 10% का रेट है, 3 वर्ष का है, लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 10% का 3 वर्ष का जो सक्सेसिव इफेक्टिव परसेंट होता है वो क्या होता है, ये होता है 33.1%। तो इसका जब निकालेंगे तो परसेंट के लिए 2 0 हटाइए, दशमलव के लिए 1 0। तो इसको गुना करिए, 1 का 6, 6 18, 6 18 19, 1986, दोनों का डिफरेंस 66 रुपये आ जाएगा। यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए, तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं भिन्न क्या है, x/y है, अंश x माने है और हर y माने है। अब यहाँ पर क्या करना है, अंश में 30% का वृद्धि करना है, तो अंश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130%। उसी तरह से इसको भी करेंगे, 35% कमी कर रहा है, तो इसका मतलब हर जो है 100 में 35 कम, यानी कि ये हो जाएगा 65%। इसको बराबर कर देंगे 3/15 के। कटाइए इसको, 2 बार में ये कटेगा, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो x/y यहाँ पर कितना आया, 1/5 दूना 10। तो 1/10 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो यह डैश समय के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मूलधन के बराबर मतलब क्या, 100% का ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 56% मिल रहा है 7 वर्ष में, यहाँ लिखते हैं 56% मिल रहा है, टाइम लग रहा है इसको 7 वर्ष। अब यहाँ पर हमको चाहिए कितना, 100%। तो 100 का कोई आप यहाँ पर क्या करिए, फैक्टर बना लीजिए। जैसे 4 बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 14 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 14 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4%, और 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 0.5 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ 4 आ गया, इससे 100 बनाना आसान है। तो यहाँ से 100 बनाएंगे तो हम लोग क्या करना होगा, 25 से गुना करेंगे, इधर भी 25 से गुना करेंगे। तो 25 × 5 = 125, यानी कि ये आ जाएगा कितना, 12.5 साल। तो 100% कितना साल में मिलेगा, 12.5 साल, 12 वर्ष 6 महीना, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है,
वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के 2 गुने के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 3025 स्क्वायर यूनिट है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 5वें भाग के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 3 चीज है, आयत, वृत्त और वर्ग। आयत जो है वृत्त पर निर्भर है, वृत्त जो है वर्ग पर निर्भर है। तो हम लोग पहले यहाँ पर वर्ग के बारे में निकालते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 3025, यानी एरिया जो है 3025 है। तो इसका भुजा कितना होगा, इसका वर्गमूल। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो आसान है लेना, इकाई 5 रहता है तो आसानी से हम लोग लेते हैं। 25 का तो 5 आ जाएगा और इसको तोड़िए, 5 छके 30, यानी कि इसका आ जाएगा 5। ठीक है, यानी इसका भुजा आ गया 55। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद है वृत्त। वृत्त पर चलते हैं। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के 2 गुने के बराबर है। तो वृत्त का जो रेडियस होगा इसका भुजा यानी 55 का 2 गुना, तो 55 को 2 गुना जब करेंगे तो ये कितना आएगा 110। ठीक है, अब यहाँ ये आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5 है। अब यहाँ तीसरा लिखते हैं आयत। आयत का जो लंबाई है वो क्या है, त्रिज्या का 3/5 है। त्रिज्या कितना है 110, इसका 3/5 हम लोग निकालेंगे। 5 से कटाएंगे 22 बार में, 22 थिया 66। ठीक है, अब यहाँ कह रहा आयत की लंबाई वर्ग की, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 5वें भाग के बराबर है। अब यहाँ आयत का चौड़ाई भी निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा का 5वां हिस्सा। तो वर्ग का भुजा कितना है 55 है, तो 55 का 1/5 यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 11। पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का लंबाई और चौड़ाई दोनों निकला हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 66 गुना 11। तो गुना करने के बाद 66, 66 से 72, यानी कि 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाला का क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो ऊपर वाला का जब एचसीएफ लेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन जो नंबर है वो क्या है 2 ही है। ठीक है, अब नीचे वाला का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग देखें तो लंबा है, तो ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। 9 का मल्टीपल कहाँ पर है, 9, 5, 14, 4, 18, 6, 24। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है। 9, 9, 18, 9, 27, ये 9 का मल्टीपल है, ये हो सकता है। ये 7, 3, 10, 8, 18, ये भी है। 8, 4, 12, 8, 20, 3, 10, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पर है क्या 13 नमा 117, 13 का मल्टीपल भी देख लेते हैं। ये कट रहा है 13 से, 13 का 13, 5, 52, 7, ये 13 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्षों के बाद उसकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये 2 लोग हैं ए और बी। वर्तमान जो आयु का अनुपात है इसका क्या है 5:3 है। ठीक है, 5:3 है। और 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। अगला जो अनुपात है 10:7 है और ये 5 वर्ष के बाद है। तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेंगे। 30, 35 अंतर आ रहा है 5 का। अब यहाँ पर अंतर लीजिए दोनों को गुना करके, तो ये आ जाएगा 15। तो कितना गुना है 3 गुना। वर्तमान आयु के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर यही वर्तमान आयु का रेशियो है, ये वाला ऊपर वाला। तो यहाँ पर अंतर कितना है 5 और 3 का अंतर 2 यूनिट है। देखिए 1 का 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 2 का 3 गुना करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो 6 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक समषटभुज हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसका बिंदु केंद्र है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो भुजा दे रखा है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पर इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे और प्रत्येक का भुजा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25। और इस तरह से 6 त्रिभुज है, तो 6 से गुना भी करेंगे टोटल क्षेत्रफल निकालने के लिए। 2 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से 3 बार में, 25 या 75 √3। ठीक है, और नीचे आ गया क्या 2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपया है। यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 120 का 5% यानी कि 6 रुपया कम में बिकेगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 114। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्या x है, x का 3/5, इसका भी 7/17, इसका भी 2/5, ये कितना है 84 है। कटाएंगे 3 से 21 दूना 42, 42 से ये कट जाएगा 2 बार में। x का वैल्यू आ गया 5 दूना 10 पंचे
50 और 17 यानी कि ये आ जाएगा 50 यानी 850। अब इसका देखिए 40% पूछ रहा है, तो इसका हम लोग 40% निकालें यानी 2/5, 5 से कटाएंगे 170 गुना 2 करेंगे तो ये 340 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि संख्या के वर्ग में से उसी संख्या को घटाने के बाद कितना बच रहा है, 812। अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो पहला तीनों ऑप्शन का वर्ग जो करेंगे तो वो 800 से भी कम आएगा, यानी कि 812 से ये कम आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वर्ग में से घटने के बाद इतना बच रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्ग करने के बाद भी 812 नहीं हो रहा, 812 से कम ही है। इसका मतलब ये तीनों आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको आप x मान के बना सकते हैं। मान लेते हैं कि 1 नंबर क्या है, x है, तो x के स्क्वायर में उसी संख्या यानी कि x को घटाएंगे तो क्या होगा, 812 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 812 बराबर 0 करिए, तो यहाँ से फैक्टर करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो ट्रेनें जो क्रमशः 136 मीटर और 185 मीटर लंबी है, एक दूसरे की ओर आ रही है, जिनमें से एक की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्थान पर मिलने के बाद दोनों ट्रेन कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएगा। ठीक है, देखिए एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों मिलने के बाद कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी ये पूछ रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा यानी कि दूरी, वो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन के लंबाई के योग। तो दोनों ट्रेन का लंबाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा 6 5 11 बचा 1, 8 3 11 1 12, इधर 3 321 आ रहा है। 321 क्या है, मीटर में। अब यहाँ दोनों का गति दे रखा है 70 और 65, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, दोनों की योग के बराबर। तो स्पीड से इसको डिवाइड करिए, तो दोनों को जोड़िए, 65 प्लस 70 कितना होगा, 135। ठीक है, लेकिन ये 135 किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि दूरी मीटर में था, तो हम लोग इसको 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। अब इसको कटाइए, तो यहाँ पर आप इसको 18 को यहाँ से ऊपर भेज दीजिए, क्योंकि ये ऊपर ही जाएगा। अब यहाँ कटेगा 9 से 2 बार में, 9 से ये 15 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से ये 107 बार में। गुना करिए, 107 दूना 214 और नीचे आ गया 25। डिवाइड करेंगे, 25 8 200, 14 बचा, 1 0 आएगा, 140, 25 पंचे 125, 25 6 के 150, यानी 8.56 सेकेंड इस सवाल का जो है टाइम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 11:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाता है तो नई संख्याओं का अनुपात 5:9 हो जाता है। वास्तविक संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2 नंबर है, क्या रेशियो है, 11:19, और 7 घटाने के बाद क्या रेशियो बना है, 5:9। यहाँ पर लिखेंगे, और दोनों में 7 घटा है तो यहाँ पर -7, यहाँ पर -7 कर दीजिए। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लीजिए, 11 9 99, 19 5 95, 99 और 95 का अंतर कितना आएगा, 4। उसी तरह से यहाँ भी लेंगे अंतर, देखिए दोनों का साइन सेम है, माइनस दोनों में है, तो आप अंतर ले लीजिए, प्लस में यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो 35 और यहाँ पर 63, अंतर कितना आएगा, ये आ जाएगा 28 का अंतर। ठीक है, यहाँ देखिए 4 का अंतर है, 4 गुना 7 कर दिया, 28 आ जाएगा। तो ये कितना गुना है, 7 गुना। तो वास्तविक संख्या ऊपर वाला है, इसका अंतर कितना है, 11 और 8 है, और यहाँ 7 आया, तो 7 से गुना करेंगे, 8 7 56, तो 56 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, यहाँ केंद्र है, और मान लेते हैं कि ये जीवा है, इसका लंबाई कितना है, 24 है, तो इसका नाम दे देते हैं AB, और केंद्र का है O। और ये जो जीवा है केंद्र से कितना दूर है, ये है 5 सेंटीमीटर दूर, और जीवा का लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ मान लेते हैं ये बिंदु C है, जब पूरा लंबाई 24 है तो C से B यानी आधा कितना होगा, 12 होगा। अब इसको मिला दीजिए, और ये समकोण होता है, यहाँ 5 है यहाँ 12 है, तो समकोण त्रिभुज है, तो ये कितना होगा, ट्रिपलेट होता है 13, तो 13 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या यही है। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में 3 अंक है जिसका योग 18 है और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या क्या थी। ठीक है, देखिए इसको ऑप्शन से सॉल्व करिएगा तो जल्दी हो जाएगा, अगर बेसिक से बनाएगा तो
काफ़ी लेंदी होगा। तो पहले हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं, फिर बेसिक से भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, तीनों अंकों का योग 18 है। तो वैसे सभी ऑप्शन में अंकों का योग 18 है। आगे बढ़ते हैं। बीच वाला अंक अन्य दो अंकों के योग के बराबर है। देखते हैं पहला ऑप्शन, बीच में 8 है, दोनों का योग कितना हो रहा है 10, बराबर नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है। आगे 5 4 9 और 9 बराबर है, ये हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये 6 4 10, यहाँ पर 8 है, ये बराबर नहीं है, आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आपको उल्टा के। जैसे 495 को अगर उल्टाएं के लिखेंगे तो ये 594 बनेगा, यानी 5 पहले आएगा, फिर 9, फिर 4। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर लीजिए, क्या 297 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंतर लेंगे तो 14 में से 5 घटा 9, यानी कि इकाई अंक 9 आ रहा है, जबकि यहाँ 7 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसको बेसिक से कैसे करेंगे, इसको कर लेते हैं। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ देखिए, एक संख्या में 3 अंक है जिसका योग क्या है 18 है। तो 3 अंक मान लेते हैं क्या है, x, y और z, जिसमें z जो है इकाई अंक है, y दहाई अंक है और x क्या है सैकड़े पर है। ठीक है, तो यहाँ तीनों का योग 18, यानी कि तीनों को जोड़िए, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बाकी यहाँ आइए, बीच वाला अंक अन्य दो अंकों के योग के बराबर है। तो बीच में क्या है y है, यानी कहने का मतलब जो है y बराबर क्या है x प्लस जेड है। ठीक है, इन दोनों का योग y के बराबर हो जाएगा, वही यहाँ पर कर दिए। अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर y बराबर x प्लस जेड है, तो हम लोग यहाँ पर x प्लस जेड को y से रिप्लेस कर देंगे। तो एक y पहले से है, एक इधर से आएगा, तो टोटल हो जाएगा 2y बराबर 18। तो यहाँ से कटा दीजिए इसको 9 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया 9। ठीक है, अब आइए सवाल में आगे। कह रहा है यदि संख्या के अंकों को क्रम को उल्टा देने पर वह इतना अधिक हो जाता है। तो उल्टाने पर अधिक हो रहा है, तो पहले उल्टा वाला बना लेते हैं नंबर। तो वो नंबर क्या बनेगा, देखिए ये इकाई माने हैं, तो इसको हम लोग सैकड़े पर से नंबर बनाएंगे, क्योंकि उलटने के बाद वाला नंबर हम लोग पहले बना रहे हैं, ताकि घटाने में आसानी रहे, डायरेक्ट घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 100z। ठीक है, ये अगर सैकड़ा पे जाएगा तो 100 से गुना होगा, y दहाई पे रहेगा तो ये 10y हो जाएगा, और x जब इकाई पे आएगा तो x ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप माइनस कर दीजिए ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, यहाँ से अगर बनाए हम लोग, ओरिजिनल नंबर बन जाएगा 100x प्लस 10y और प्लस का z, यहीं पर यहाँ पर लिखिए। ठीक है, जब माइनस करें तो सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का 100x लिख दीजिए डायरेक्ट, उसी तरह माइनस का 10y लिख दीजिए, उसी तरह माइनस का z लिख दीजिए। ये बराबर कर दीजिए कितना का 297। अब यहाँ देखिए 10y माइनस में है, प्लस में कट जाएगा, 100z है, यहाँ पर z है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 99z। उसी तरह यहाँ x है, उसमें 100x माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, माइनस का 99x बराबर 297। तो यहाँ से 99 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा z माइनस x बराबर 297। 99 से कटा देंगे इसको 3 बार में, तो यहाँ पर z माइनस एक्स कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण में अगर आए, यहाँ पर अगर हम लोग इसमें y का वैल्यू 9 रख दें, तो x प्लस जेड बराबर क्या मिलेगा 9 मिलेगा। अगर ये जो 9 है y का यहाँ पर रख देंगे तो x प्लस जेड मिलेगा 9, और यहाँ पर z माइनस एक्स आया है कितना 3। ठीक है, तो यहाँ पर z माइनस एक्स कर दीजिए 3। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो x तो कट ही जाएगा, तो यहाँ से कितना 2z आएगा, कितना 9 3 12, 2 से कटा दीजिए इसको 6 बार में, यानी z बराबर 6 आ गया। ठीक है, z 6 आया, तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो x कितना आएगा, x आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ ओरिजिनल नंबर पूछ रहा तो इसमें रख देंगे। यहाँ पर देखिए ये ओरिजिनल था तो इसमें रखते हैं वैल्यू 100x, सीधा सीधा अंक बैठा दीजिए, x पर 3 है 3 आ जाएगा, y कितना था 9 था, और z कितना आया था 6, 396 आ रहा है, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, यदि ये दे रखा है तो पूछ रहा है a और b के माप का ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन में अगर हम लोग देखें तो 1/2 किसका मान है, ये है 30 डिग्री का, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 30। उसी तरह कॉस में अगर देखें तो 1/2 किसका वैल्यू है, यह है 60 डिग्री का, तो हम लोग यहाँ से a प्लस बी लिख सकते हैं 60। दोनों को जोड़ेंगे तो b भी कट जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा 60 30 90 का आधा 45, b का कितना आ जाएगा, b का आ जाएगा 15, 45 और 15 ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, a की आयु b की आयु की 3 गुनी है और c की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो a की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 3 लोग हैं a b c, यहाँ पर क्या कर रहा है, a की आयु b की आयु से 3 गुनी है और c की आयु की आधी है, तो हम लोग b की आयु मान लेते हैं 1 यूनिट है,
तो ए का कितना होगा 3 गुना, यानी कि 3 यूनिट होगा। अब यहाँ देखिए ए का जो आयु है सी की आयु की आधी है, इसका मतलब ए 3 है तो सी का कितना होगा 2 गुना, यानी कि 6 हो जाएगा। तब ना सी का आधा यानी 6 का आधा 3 होगा, जो सवाल में कह रहा है। तो ये रेशियो आ गया। तीनों का योग दे रखा है 120 वर्ष, तीनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद 6 1 7 3 10 आएगा। 10 यूनिट का वैल्यू 120 आ रहा है, सीधा सीधा 12 गुना है। ए का पूछ रहा है, ए का 3 यूनिट है, 3 का 12 गुना करेंगे तो 36 साल, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, 30 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखिए पेट्रोल 20 से 30 यानी 1.5 गुना हो गया है, तो दूरी भी 1.5 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 150 का 1.5 गुना, ये हो जाएगा 225 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसको कह रहा है घंटे मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे। तो ये देखिए 9.08 घंटा है, तो 9 तो पूर्णांक है, 9 घंटा हो गया। उसके बाद 0.08 को आप 60 से जब गुना करेंगे तो ये मिनट में बदलेगा, तो जब गुना करने के बाद कितना आएगा ये 4.8 मिनट, ठीक है। तो 4 तो पूर्णांक हो गया, तो ये मिनट में लिख देते हैं 4 मिनट। उसके बाद बचा क्या 0.8 मिनट, इसको 60 से जब गुना करेंगे तो ये सेकंड में बदलेगा कितना 48 सेकंड, तो 48 सेकंड लास्ट में आ जाएगा। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक ब्यूटिशियन की आय में उसका वेतन और उसकी सेवाओं से मिलने वाली बख्शिश शामिल है, ठीक है। एक विशेष सप्ताह के दौरान उसकी बख्शिश उसके वेतन का 5/4 थी, तो उसकी आय का कितना अंश उससे बख्शिश से आया, ठीक है। देखिए यहाँ पर वेतन है, वेतन को सैलरी लिखते हैं एस, और बख्शिश मतलब टिप होता है, टिप को टी लिखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसकी बख्शिश उसके वेतन का 5/4 था, यानी वेतन को हम लोग नीचे वाला मानेंगे 4, तो उसका बख्शिश कितना होगा 4 का 5/4 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा उसकी आय का कितना अंश उसकी बख्शिश से आया, बख्शिश से कितना आया है 5 आया, उसका टोटल आय कितना हो रहा है 5 + 4 9, यानी 9 में से 5 भाग इसका आया है बख्शिश से, तो 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किन 2 वर्षों में तीनों कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ बराबर है, तो जोड़ना पड़ेगा। तो 8 6 14 14 3 17 170 हो रहा है, यहाँ पर 6 4 10 9 19 190 हो रहा है, 6 4 10 12 22 220 हो रहा है, यहाँ पर 6 7 13 9 22 यहाँ भी 220 हो रहा है, यहाँ पर 6 5 11 7 18 180 हो रहा है, 8 10 18 12 30 यहाँ 300 हो रहा है, बराबर यहाँ पर है। ये कौन सा है, ये है आपका 2012 का और 2013 का, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्षों में दी गई कुल प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव उसी अवधि में भुगतान किए गए कुल वेतन की कितने प्रतिशत थी। ऑप्शन 10 गुना का अंतर है सब में, ठीक है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ इंसेंटिव है तो डेसिमल को छोड़िए, डायरेक्ट पूर्णांक 4 4 8 4 12 5 17 4 21, और यहाँ सैलरी जोड़ लीजिए 8 2 10 4 14 6 20 बचा 2 2 2 4 3 7 2 9 3 12 8 20 बचा 2 3 5 2 7 2 9 2 11 1 12 1200 हो रहा है, तो 1200 नीचे आएगा, 100% से गुना कर दीजिए, तो 0 0 तो कटेगा ही, 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा हो रहा है लेकिन 2 से कम है, तो 1 और 2 के बीच में आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।